नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों, भव्य स्वागत के बीच इटली के प्रधानमंत्री से मिले प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांसिस पोप से भी पीएम मोदी की हुई है मुलाकात। जोरदार स्वागत बजा डंका। दूसरी बड़ी अपडेट, दिवाली के दौरान चीनी निर्यातकों को लगा बड़ा झटका, 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान, भारतवंशियों ने दिखाई ताकत। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, भारतीय नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, बेड़े में शामिल हुए 2 LAH MK3 हेलीकॉप्टर। जी हाँ, इसके बारे में आखिर क्या कुछ है खूबियाँ, वो आपको बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट, ड्रैगन का अत्याचार, उइगर मुसलमानों के लीवर और किडनी बेच अरबों कमा रहा चीन, रिपोर्ट्स के खुलासे के बाद भन्नाए मुस्लिम कंट्रीज। अगली अपडेट में बताएंगे, बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान में कट्टरपंथी मुसलमानों के निशाने पे हिंदू कोटरी में मंदिर तोड़ा गया है। इस बीच अगली अपडेट में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, चित्रकूट में 5.5 लाख के नामी डकैत ढेर, यूपी में सफाया तेजी के साथ। तो दोस्तों, अयोध्या और काशी में कैसा हो रहा है निर्माण, आर्यन खान छूटा। तो दिन भर के फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें। फिलहाल भव्य स्वागत के बीच इटली में प्रधानमंत्री से मिले पीएम मोदी, आज फ्रांसिस पोप से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी यूरोप दौरे का आज दूसरा दिन है। वो कैथोलिक क्रिश्चियन के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोऑर्डिनेटर पियोत्रा पोर्नेल से मिलने वेटिकन सिटी पहुंच गए। पोप से मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिशियल शेड्यूल का हिस्सा नहीं था, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत 3 राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मोदी की मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। दोनों के बीच पिछले महीने ऑकस के मसले पर भी बातचीत हुई थी। हालांकि अब ये बातचीत फ़ोन पर हुई थी। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच सबमरीन डील को लेकर काफ़ी तानातानी हुई थी और इसका असर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ऑकस पर होता नजर आ रहा था। हालांकि फिलहाल जो बाइडेन और मैक्रो के बीच बातचीत हो चुकी है और मामला ठंडा होता नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी का जो डंका बज रहा है, जगह पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पहले इटली के पीएम ने भी पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट। दिवाली के दौरान चीनी निर्यातकों को लगा करारा झटका, 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान। दरअसल दोस्तों, दिवाली और अन्य त्योहारों से पहले भारत में चीनी सामानों को बड़ा नुकसान की खबर है। दरअसल कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CIT ने कहा है कि घरेलू बाजारों में चीन से उत्पादन का बहिष्कार करने वाले भारतीयों के कारण इस साल चीनी निर्यातकों की ओर से CIT ने कहा है कि 50,000 करोड़ रुपए के अनुमानित नुकसान को देख रहे हैं। भारतीय इस सीजन में चीन से पटाखों और अन्य 7 सस्ते त्योहार उत्पादों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और ये सीधे तौर पर भारत के घरेलू उद्योगों के लिए अधिक मुनाफे के बराबर है। शुक्रवार को जारी एक बयान में व्यापारियों के निकाय ने कहा है कि त्योहारी सीजन से पहले देश भर में बाजारों में ग्राहकों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए इससे दिवाली भारत की घरेलू बिक्री में बढ़ी हुई वृद्धि की उम्मीद है। दिवाली को बिक्री दौरान उपभोक्ताओं खर्च के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ की आमद देखी जा सकती है। दरअसल CIT ने शुक्रवार को एक बयान में कहा है कि पिछले साल की तरह इस साल भी CIT ने चीनी सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया है और ये निश्चित है कि भारतीय व्यापारियों द्वारा चीनी सामानों के आयात को रोकने के मामले में चीन को लगभग 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार नुकसान होने वाला है। CIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि 20 वितरक शहरों में निकाय की अनुसंधान शाखा द्वारा किए गए एक हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि अब तक भारतीय व्यापारियों का आयातकों द्वारा चीनी निर्यातकों को दिवाली के समान पटाखों या वस्तु में कोई नहीं खरीद रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। दोस्तों, भारतीय नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा, बेड़े में शामिल हुए 2 और LAH MK3 हेलीकॉप्टर। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को मुंबई में नौसैनिक हेलीकॉप्टर बेस INS शिकारा पर अपनी 321 उड़ान में 2 उन्नत हेलीकॉप्टर, हल्के हेलीकॉप्टर MK-III शामिल किए गए हैं। भारतीय नौसेना के अनुसार वर्तमान में 321 उड़ान में 6 तक हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जिन्हें उत्तरोत्तर अधिक सक्षम और बहुमुखी LAH MK
3 विमानों से बदल दिए जाएंगे तो अत्याधुनिक निगरानी, संचार, सुरक्षा और उत्तरी जीविता उपकरणों से लैस हैं। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान प्रेरणा समारोह में मुख्य अतिथि थे, जिनमें विमान को प्रारंभिक जल तोप की सलामी शामिल थी। कमांडर इन चीफ ने LHMK-3 चालक दल को बधाई दी और तटीय सुरक्षा SAR के कार्य और कई अन्य परिचालन की भी रोटरी विंग विमान के महत्व को प्रकाश डाला है। तो दोस्तों ये अपने आप में बड़ी बात है। भारतीय नौसेना की ताकत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और बेड़े में शामिल 2 LHMK-3 हेलीकॉप्टर से भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी। अगली अपडेट, ड्रैगन का अत्याचार हाई हुआ, उइगर मुसलमानों के लीवर और किडनी बेच अरबों कमा रहा है चीन में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार से जुड़ी एक और खबर सामने आई। दरअसल एक रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चीन ने इन उइगर मुसलमानों के अंगों की कालाबाजारी कर अरबों रुपए की कमाई कर रहा है। समाचार पत्र हेराल्ड सन की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1.5 लाख लोगों को यहां जबरन कैद कर रखा गया है। कैद के दौरान जबरदस्ती इन मुसलमानों के महत्वपूर्ण शारीरिक अंग जैसे किडनी और लीवर जबरन निकाले जा रहे हैं और उनकी कालाबाजारी की जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई की मेलबर्न में स्थित एक मॉर्निंग टैबलाइड अखबार की रिपोर्ट्स में इस बारे में कई खुलासे भी किए गए हैं। कैसे एक स्वस्थ लीवर को बेचकर चीन लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए प्राप्त करता है और इस व्यापार से उसे सालाना 75 अरब रुपए के आसपास की कमाई होती है। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं जब चीन के डिटेंशन सेंटरों में मानव अंगों की कालाबाजारी की गई हो। इससे पहले भी कई बार चीन इस तरीके के आरोप लग चुके हैं। इस साल की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र ने भी चीन मानवाधिकारों ने भी UNHRC को उइगर, तिब्बती, मुसलमान, ईसाई अल्पसंख्यकों के अंगों की तस्करी से मानवाधिकार विशेषज्ञ बेहद चिंतित हैं। तो दोस्तों चाइना को लगातार इस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं। अगली अपडेट, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अटैक ऑन हिंदूज, बांग्लादेश के बाद पाक में कट्टरपंथी मुसलमानों के निशाने पर हिंदू कोटरी में मंदिर तोड़ा। दोस्तों इस्लामिक कट्टरपंथ से जूझ रहे पाकिस्तान से फिर से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबर है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कोटरी में कट्टरपंथियों ने एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ कर डाली है। इस घटना को लेकर अल्पसंख्यकों में आक्रोश है। माना जा रहा है कि उपद्रवियों दिवाली को देखते हुए पाकिस्तान में सांप्रदायिक हिंसा की साजिश रच रहे हैं। इसके साथ ये बड़ी खबर निकल के आई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जानकारी है कि हमलावरों ने कोटरी मंदिर में तोड़फोड़ के बाद दान पेटी और जेवरों आदि को लूट लिया है। कोटरी पुलिस ने FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अगली अपडेट, एक और खबर ले लेते हैं। तो दोस्तों फ्रांस ने कट्टरपंथी इस्लाम और जिहाद को बढ़ावा देने पर एलोन्स मस्जिद को किया बंद, 7 अन्य भी गिरे गाज। दरअसल दोस्तों फ्रांस सरकार ने कट्टरपंथी इस्लाम को पनाह देने और आतंकवादी हमलों को वैध ठहराने के लिए मेंस के पास एलोनेस में एक मस्जिद को बंद करने का आदेश दिया। गृहमंत्री ग्रेनाल्ड डारमैनिन ने कहा है कि मस्जिद को छोड़ 6 महीनों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही मस्जिद के प्रशासकों के बैंक अकाउंट भी जब्त कर लिए गए हैं। मस्जिद पर लगे आरोपों में फ्रांस पश्चिमी देश, ईसाई और यहूदियों के प्रति नफरत भड़काना शामिल है। डारमैनिन ने बंद का सपोर्ट करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि इस मस्जिद में फ्रांस के प्रति घृणा पैदा करने वाले संदेशों के जरिए भड़काया गया है। प्रशासन ने कहा है कि नफरत और भेदभाव के अलावा मस्जिद ने फ्रांस में शरिया की स्थापना की है। हम चलते हैं अगली अपडेट। तो दोस्तों अमेरिका मैक्रो नाराजगी दूर करने की कोशिश में, बाइडन बोले फ्रांस से बड़ा हमारा कोई सहयोगी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के साथ परमाणु सबमरीन के सौदे से जुड़ा अमेरिका 2 कदम पीछे हट गया है। फ्रांस की नाराजगी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुअल मैक्रों से रोम में बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अमेरिका फ्रांस की पीठ के पीछे ऑस्ट्रेलिया के साथ सबमरीन का सौदा करने में अनाड़ी है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास इस समय फ्रांस से बेहतर कोई सहयोगी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान तब सामने आया है जब अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ परमाणु सबमरीन की आपूर्ति के लिए करार किया गया था और जिसके बाद से ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ डीजल संचालित पनडुब्बी के करार को रद्द कर दिया गया था। इस पर फ्रांस ने नाराजगी जताई थी और इसे वाशिंगटन के साथ उनके रिश्तों में भी खटास आ गई थी। दरअसल दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन से पहले रोम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए और ये हमारी एक बचकानी हरकत थी।
उन्होंने कहा है कि मुझे लगा था कि हमारे बारे में फ्रांस को बहुत पहले सूचित कर दिया गया था। बाइडेन ने कहा है कि फ्रांस अमेरिका के लिए अत्यंत सहयोगी देश है और वो अपने आप में एक शक्तिशाली देश भी है। हम चलते हैं अगली अपडेट। अयोध्या में लेजर लाइट से जगमगाई राम की पौड़ी, सरयू के पानी में दिख रहे सतरंगी छटा। दोस्तों, अयोध्या के 5वें दिन दीपोत्सव की तैयारी आखिरी चरण में है। राम की पैड़ी में लेकर सरयू घाट तक एक को रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया। इसमें लेज़र लाइटें सबसे खास हैं। इसे लगाने के लिए करीब 100 लोगों की टीमें दिल्ली आई जो लगातार लाइट की टेस्टिंग कर रही हैं। वैसे तो 3 नवंबर की छोटी दिवाली की भी दिन दीपोत्सव का कार्यक्रम है, लेकिन इनके 4 दिन पहले ही पूरे घाट सजकर तैयार हो जाते हैं। लाइट्स की टेस्टिंग के दौरान ही अयोध्या भव्य दीपोत्सव की झलक दिखने लगती है। तो ये बड़ी खबर है। हम चलते हैं अगले अपडेट। आपको बता दें, शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान हुए रिहा। दरअसल पापा की कार में बैठ हुए पहुंचे मन्नत। शाहरुख खान की तारीख मिलने के बाद आखिरकार आज 30 अक्टूबर को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल से रिहा कर दिया गया। 28 दिन के बाद आर्यन खान अपने घर मन्नत पहुंचे। आर्यन को लेने परिवार का कोई सदस्य नहीं आया था। उन्हें शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि पहुंचे थे। आपको बता दें कि शाहरुख खान फिलहाल जिस तरीके से आर्यन खान को देखा गया और आर्यन खान को लेकर जिस तरीके से रवि निकले, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान इससे पहले भी आरोपों को लेकर अभी वो कुछ स्टेटमेंट कोई उन्होंने नहीं दिया है। तो दोस्तों, हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। रोहिंग्या को भेजा जाएगा वापस। भाजपा के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया एफिडेविट। दरअसल आपको बता दें, रोहिंग्या मामले में भाजपा नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार अपने पुराने बयान से पलटी है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक संशोधित हलफनामा दाखिल किया गया है। इससे पहले सरकार की ओर से कहा गया था कि बेंगलुरु में रहने वाले रोहिंग्या को निर्वासित करने की उनकी कोई योजना नहीं है। गृह विभाग की ओर से ताज़ा हलफनामों में कहा गया है कि उन्होंने कर्नाटक में 126 रोहिंग्याओं की पहचान की है। इन रोहिंग्याओं को कर्नाटक पुलिस ने अपने किसी भी शिविर में नहीं रखा है। तो दोस्तों, बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें।